गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये पॉलिटिक्स का चैप्टर है, सोशल स्टडीज़ का चैप्टर है ये, ओके। एसएसटीज़ का चैप्टर है ये, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 5 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों ने इससे पहले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था, फिर गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में पढ़ा था, गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स हैं वो सब पढ़ा था। तो अब इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में कि इंस्टीट्यूशंस जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो हमारे इंडिया में अगर हम बात करें या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर हम बात करें तो जो भी लॉज या पॉलिसीज़ जो बनती हैं उन सब लॉज या पॉलिसीज़ को 3 स्टेजेस से होकर जाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लेजिस्लेचर, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव, देन वी हैव जुडिशरी। देखो, एग्जीक्यूटिव वो टर्म है जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के लीडर्स, ठीक है, जिनको हम चुन के लाते हैं या जो कि हमारी सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट के लीडर्स जो होते हैं वो लोग मिलकर डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं। और उसके बाद लेजिस्लेचर, जहाँ पे हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, लाइक कि लेजिस्लेचर हमारे लिए पार्लियामेंट है, लाइक कि वहाँ पे 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। वहाँ पे ये सारे बिल्स, ये सारे बजट्स, ये सारी पॉलिसीज़, ये सारे लॉज, ये सब डिस्कस किए जाते हैं। और फिर वहाँ से इन सब लॉज को या इन पॉलिसीज़ को एक अप्रूवल मिलता है कि येस दे आर गुड फॉर द कंट्री या दे आर गुड फॉर डेवलपमेंट, या कोई भी रीज़न वो प्रोवाइड करके उस लॉ को क्रिएट करते हैं। तो जब ये लॉ क्रिएट हो जाता है और ये एक ओपन ग्राउंड में, लाइक कि एक ग्राउंड लेवल पे वर्क करना शुरू करता है, जब उस टाइम पे वहाँ पे रहने वाले लोग या कंट्री के लोग किसी को भी वो बेनिफिशियल नहीं लगता है या उपयोगी नहीं लगता है, उससे कोई यूज़फुल नहीं है, वो यूज़फुल नहीं हो किसी भी लेवल पे, किसी भी स्केल पे, ओके, तब एट द एंड हमारा आता है जुडिशरी सिस्टम। तो जुडिशरी सिस्टम में ये होगा कि लाइक कोई भी लॉ अगर बनकर तैयार होकर ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऑन कंट्री इम्प्लीमेंट हो रहा है, तब जो जुडिशरी है वो एक डिसीजंस लेती है ताकि अगर गवर्नमेंट को उन पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग कोई और स्टेप लेना पड़े, उसे चेंज करना पड़े, तो वो सब जो गवर्नमेंट है वो चेंज कर सके, ताकि किसी भी पर्सन को कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी लॉ से या किसी भी गवर्नमेंट से। ओके, नाउ डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स। अब हम करेंगे इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन कैन यू टेक ऑन योर ओन। तो अगर आप में से किसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाता है तो आप कौन कौन से डिसीजंस को फॉलो कर सकते हो। तो जैसे कि आपने इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ा है या आपको मालूम है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स क्या हैं या वो कौन कौन से डिसीजन फॉलो कर सकता है या अपने दम पर, लाइक कि अपने लेवल पर उनको एग्जीक्यूट कर सकता है, तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो इसके साथ हमको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमको इनमें से चुनकर बताना है, लाइक कि टिक करना है कि कौन सा रीज़न जो है वो एक प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन है जो एक प्रेसिडेंट को लेना चाहिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट आंसर जो करता है हमको क्वेश्चन में जो है वो है कि सिलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज प्राइम मिनिस्टर। तो एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें या हम किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट की बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, तो कोई भी प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। तो ये आंसर हम इधर ही निगलेक्ट कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। हम दूसरे पार्ट पे चलेंगे। डिसमिस अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ अ मेजॉरिटी इन लोकसभा। तो जैसे हम सब जानते हैं जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है
तो आप लोगों को हम बता दें कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो तब बनता है जब उस पर्सन को मेजॉरिटी मिलती है लोकसभा में, जो कि लोकसभा है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हम लोग कॉमन पीपल वोट देकर चुनते हैं। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है, तो ये रीज़न भी हमारे लिए रिजेक्टेड है। अब बात करेंगे थर्ड की, आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। तो यस, जब भी कोई बिल बनेगा या कोई लॉ बनेगा तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव जो है फ्रेम आउट करेंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे, उसको बनाएंगे, उसके बाद वो पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के बाद एट द एंड प्रेसिडेंट की साइन, ठीक है, उनका सिग्नेचर मस्ट है किसी भी बिल को या किसी भी लॉ को क्रिएट करने के लिए या किसी भी बिल या किसी भी लॉ को खारिज करने के लिए जो पुराने चलते आ रहे हैं उनको भी। तो हमें आंसर यहाँ मिल गया है सी पार्ट। ओके, यस, वी गेट द आंसर। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो हमारे एग्जीक्यूटिव में भी दो पार्ट हैं, लाइक कि हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और हमारे नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो लोग हैं जो कि एक स्पेसिफाइड टेन्योर के लिए हैं, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, वो हैं हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और दूसरी साइड अगर हम बात करते हैं नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो मेंबर्स हैं जो कि हमारे इन मिनिस्टर्स के एडवाइजर्स होंगे या फिर हमारे सिविल सर्वेंट्स जो होंगे, लाइक कि IAS, ओके, ये सब, या फिर लोकपाल, लेखपाल, ये सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वगैरह, ये सब हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं। ओके, देन अब इसका आंसर करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं है, क्योंकि ये जो है वो हमारा नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो होम अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसका सेक्रेटरी, लाइक कि उसका एडवाइज़र जो वो है, वो भी हमारा नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। अब हम बात करेंगे होम मिनिस्टर। यस, तो होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर कहते हैं इसे, तो ये एक मिनिस्ट्री है जो कि हमारे गवर्नमेंट में है, ठीक है। तो जो होम मिनिस्टर है वो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा, ओके, बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड दे आर ऑल्सो द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स। अब हमें बताना है कि हमारे इंडिया का जो जुडिशरी है, ओके, सॉरी, हमें बताना है कि हमारे इंडिया का जो जुडिशरी है, मतलब कि जुडिशरी के बारे में जो स्टेटमेंट यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं ABCD करके, इनमें से फॉल्स कौन सी है। तो सबसे पहले जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। तो जुडिशरी जो कि हमारा लास्ट स्टेज है किसी भी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का, जहाँ पर जुडिशरी को हम तब कैसे देखते हैं, हम उसको जुडिशरी को, जुडिशरी वो है जहाँ पे सारे के सारे कोर्ट्स ये सब मिक्स हैं, ओके, इन सबको एक साथ ले लिया जाए तो ये हमारी जुडिशरी को फॉर्म करते हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, हमारे हाई कोर्ट हों या सुप्रीम कोर्ट हों, ये सारे के सारे हमारे जुडिशरी को बनाते हैं। ओके, तो इसका आंसर है कि लाइक हम पहले डिस्कस करेंगे, ओके, एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो हमें पहले ही इसका आंसर मिल गया है कि ये फॉल्स है, क्योंकि कोई भी लॉ बनेगा वो पास होगा जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसको डिस्कस करके अप्रूवल देंगे और प्रेसिडेंट उसको साइन करके कंसेंट देगा कि हाँ ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जब उसके बाद कि अगर कोई प्रोटेस्ट होता है उस बिल के रिगार्डिंग या उस बिल के रिगार्डिंग या फिर उस लॉ के रिगार्डिंग, तब जुडिशरी जो है वो उसके ऊपर हमें स्टेटमेंट देती है कि लाइक जस्टिस, या फिर हमें उसके खिलाफ एक प्रॉपर वे देती है कि लाइक अगर इस बिल से किसी को भी कोई प्रोटेस्ट करने की नीड पड़ रही है तो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हमें इस बिल को थोड़ा सा अमेंड करना होगा या थोड़ी बहुत चेंजेस लानी होंगी, ताकि हर सेगमेंट के लोग, हर
लोकेलिटी के, हर कंट्री के, हर लिंग्विस्टिक ग्रुप के, हर रीजनल ग्रुप के लोग इन बिल से या इन लॉस से हैप्पी हो सकें। ओके, तो इसी के साथ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज, जो हमारे पहले के लॉ बने हुए हैं, उनमें चेंजेस को लाने के लिए हमें कौन से इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले की सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पुराने किसी भी लॉ को खारिज नहीं करती है, ठीक है। दे वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नंबर 2 प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट है, ही इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री और सारे के सारे फैसले उनके नाम पर लिए जाते हैं, लाइक कि यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पर लिए जाते हैं, जिनको हेड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज नहीं कर सकते हैं। देन बात करेंगे द प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डोंट हैव दैट पावर टू चेंज एनी लॉ। तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो किसी भी लॉ को चेंज कर सकें। अब बात करेंगे कि पार्लियामेंट। येस, द पार्लियामेंट दैट कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ये दोनों जो हाउसेज हैं, यहाँ पर हम लोग किसी भी लॉ को जो एग्जिस्टिंग था पहले का, उसको हम चेंज कर सकते हैं विद द परमिशन या विद द डिस्कशन विद इन द पार्लियामेंट। जैसे कि हमारा कोई भी लॉ जो कि उपयोगी नहीं है, यूज़फुल नहीं है, उसको चेंज करना मस्ट है, तो उसको चेंज किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। मैच द मिनिस्ट्री विद द न्यूज़ दैट द मिनिस्ट्री में हैव रियलाइज्ड, ठीक है। अब हमें ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं न्यूज़ की, तो इनके साथ हमें मिनिस्ट्रीज़ को मैच करना है। तो जैसे हम बात करते हैं, अ न्यू पॉलिसी इज़ बीइंग मेड टू इंक्रीज अ जूट एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री। तो जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, ठीक है सॉरी, जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तब हम लोग बात किस चीज़ की करेंगे? हम कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। तो ये जो भी प्रोसेस है, अ न्यू पॉलिसी इज़ बीइंग मेड टू इंक्रीज द जूट एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री, मतलब एक पॉलिसी क्रिएट की गई है जिसमें कि जो भी जूट का एक्सपोर्ट है, जो भी जूट को सेंड किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी क्रिएट की है किसने? कंट्री ने। तो इसको जो हैंडल करेगी वो मिनिस्ट्री होगी हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, ठीक है। अब हम बात करेंगे बी पार्ट की। टेलीफोन सर्विसेज विल बी मेड मोर एसेसिबल टू रूरल एरियाज़, कि टेलीफोन की सर्विसेज जो हैं उनको एसेसिबल बनाया जाए, उनको आसान बनाया जाए, किस जगहों के लिए? रूरल एरियाज़ के लिए, मतलब कि विलेजेस के लिए। तो इसको जो हैंडल करेगी वो हमारी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग और हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग काम करेगी, वो मिनिस्ट्री इस टेलीफोन सर्विसेज को असेसिबल बनाने के लिए, ताकि रूरल एरियाज़ में इसका एक्सेस हो सके, उस पर काम करेगी। ओके, नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट, द प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट सोल्ड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल गो डाउन। तो जो प्राइजेस हैं व्हीट के और राइस के, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सोल्ड किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, वो कम हो जाएंगे, विल गो डाउन। तो इस चीज़ का जो आंसर होगा वो आपका होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हमें सामने पता लग रहा है कि ये जो न्यूज़ है वो हमें राइस व्हीट के बारे में कह रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कह रही है। तो इसके साथ हम लोग अटैच कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐड कर सकते हैं इसके साथ। देन टॉकिंग अबाउट डी पार्ट, अ पल्स पोलियो कैंपेन विल बी लॉन्च्ड, ठीक है। अ पल्स पोलियो कैंपेन जो है, ठीक है, जिसमें पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं बच्चों को, ये कैंपेन रन होने वाला है। तो इसकी जो भी देख रेख है वो करने का ज़िम्मा जो होगा वो किसके पास होगा? वो होगा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास। जो हमारी इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो मिनिस्ट्री
हमारे इंडिया के पल्स पोलियो लाइक कि पोलियो ड्रॉप्स की जो भी खुराकें हैं उन चीज़ों के लिए हेल्पफुल होंगी। दैन टॉकिंग अबाउट ई पार्ट, द अलाउंसेज ऑफ द सोल्जर्स पोस्टेड ऑन द हाई अल्टीट्यूड्स विल बी इंक्रीज। तो अलाउंसेस का मतलब है हमारा यहाँ पे कि उनकी जो सैलरी है, उनका जो वेतन है, वेजेस है, उनको इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं, जो कि हाई अल्टीट्यूड एरिया पे, जो कि हमारे मीन सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचा लेवल हाइट में होंगे, जिनकी हाइट हमारे मीन सी लेवल से ज़्यादा होगी, लाइक हमारे ग्लेशियर्स में हैं, जो कि हमारे हिमालयन रेंजेस में हैं, जो सोल्जर्स हैं उनके लिए। तो उनकी जो देख रेख है, उनकी जो सैलरी की जो बढ़ाने की, इंक्रीज़ करने की जो जिम्मेदारी है, वो सब चीज़ें हमारी कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। Of all the institution that we have studied in this chapter, name the one that exercises the power on each of the following matters. तो हम लोगों ने इस चैप्टर में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में जितने भी इंस्टीट्यूशन का नाम सुना है या उनके बारे में पढ़ा है, उनके साथ अब यहाँ पे डी, ये लाइक कि ए बी सी एंड डी, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनके साथ हमको बताना है कि ये पावर्स कौन सा इंस्टीट्यूशन के पास होगा। तो आंसर करेंगे इसका सबसे पहले लाइक कि पार्ट ए के लिए, डिसीजन ऑन एलोकेशन ऑफ मनी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इरिगेशन एट्सेट्रा एंड डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर द सिटीज़न। कि मनी रिलेटेड जो भी एलोकेशन होगी, जो भी पैसा लगाया जाएगा कहाँ पे, कि किसी भी उस एरिया की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, वहाँ के रोड को डेवलप करने के लिए, वहाँ की इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, और साथ में लोगों को के वेलफेयर के लिए जो भी काम किए जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी, उनकी पावर्स कौन सी इंस्टीट्यूशन अदा करेगा? वो हमारे हैं कैबिनेट। ठीक है, तो कैबिनेट जो है वो हमें इसके लिए यूज़फुल होगा। तो अब बात करेंगे बी पार्ट, कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी ऑन अ लॉ टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो एक कमेटी है, ओके, कमेटी ऑन लॉ टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड टर्म है ये स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट्स की। ठीक है, मीन मनी वैल्यू के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ये, कि डिफरेंट कंट्रीज़ की जैसे हम बात करते हैं कि मनी वैल्यू अलग है, जैसे डॉलर की जो वैल्यू है वो इंडियन करेंसी से काफ़ी ज़्यादा है, ओके, और डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिनमें हम पैसे लगा सकते हैं, स्टॉक इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके, उनके बारे में ये डिसीजन जो है, ये पावर्स हैं जो हैं वो हैं हमारी पार्लियामेंट के पास। ओके, नाउ मूविंग टू पार्ट सी, सी पार्ट, डिसाइड ऑन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो डिसाइड करता है लीगल डिस्प्यूट्स पे, लाइक कि जो भी डिस्प्यूट्स होती हैं किसी भी दो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो उनके लिए जो पावर रखता है, जो हक रखता है, वो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारे इंडिया के हैं वो इन जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं दो स्टेट्स के बीच में या दो स्टेट्स की गवर्नमेंट्स के बीच में, उनको सैंक्शन के लिए, हेल्पफुल के लिए जो पावर्स हैं वो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो नाउ इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ एन अर्थक्वेक। तो इम्प्लीमेंट कौन सा इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट करता है या डिसीजन लेता है कि वो लोग जो अर्थक्वेक में विक्टिम्स हैं उन लोगों को रिलीफ दे सकें, लाइक कि उनको रिफ्रेशमेंट, शेल्टर, ये सब तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें। तो इसका आंसर है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, वो लोग इस चीज़ पे सारा का सारा फोकस रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, वाई इज़ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हमारे इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली हमारे पीपल्स के द्वारा, लाइक कि इलेक्शंस के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा क्यों नहीं चुना जाता। ओके, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड गिव रीज़न फॉर योर चॉइस। तो आप लोगों को यहाँ पे भी डी पार्ट हैं, ए बी सी डी हैं, 4 पार्ट हैं।
इन सब में से कोई एक रीज़न बताना है जो आपको सूटेबल लगता है कि हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली क्यों चूज़ नहीं, इलेक्ट नहीं किया जाता। तो जैसे कि ए पार्ट है, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ द majority पार्टी इन द लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो एक टाइप की पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ पे पार्लियामेंट में हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर लाते हैं वोट करके, और फिर वहीं से ही मेजॉरिटी में जो लीडर मेजॉरिटी हासिल करता है उस पर्सन को हम लोग प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। उस मेजॉरिटी को जो हासिल करता है उसको ही प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए, क्योंकि यही इसका सही अप्रोप्रिएट आंसर है, जिससे हमको एक प्राइम मिनिस्टर, इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है उसको डायरेक्टली इसलिए चूज़ नहीं किया जाता क्योंकि जो हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे वही लीडर बन सकता है जिसके पास मेजॉरिटी होगी उस लोकसभा की। ओके, तो इसी के साथ हम सीधा मूव करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि 3 फ्रेंड्स वेंट टू वॉच अ फिल्म दैट शोड द हीरो बिकमिंग चीफ मिनिस्टर। तो 3 दोस्त हैं, ठीक है। तो 3 दोस्त क्या करते हैं, वो एक मूवी देखने जाते हैं। तो मूवी देखते हैं, वो कौन सी मूवी देखने जाते हैं जिसमें उनको दिखाते हैं कि लाइक कि एक हीरो है, ठीक है, कोई भी एक मूवी का हीरो है और वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है फॉर अ डे, लाइक कि एक दिन का वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है, एंड मेकिंग बिग चेंजेस इन द स्टेट। और उस एक दिन में वो बहुत सारी चेंजेस ले आता है उस स्टेट के अंदर। तो इन तीनों दोस्तों में से एक है इमरान। तो इमरान क्या कहते हैं, दिस इज़ व्हाट द कंट्री नीड्स। तो ये मूवी को देखते हुए इमरान कहते हैं कि लाइक ये सब हमारी कंट्री को भी नीड है कि कोई एक दिन का चीफ मिनिस्टर बने और हमारी स्टेट की डेवलपमेंट कर सके या चेंजेस ला सके। तो दूसरी तरफ जो रिजवान है वो कहता है, रिजवान सेड दिस काइंड ऑफ पर्सनल रूल विदाउट इंस्टीट्यूशन इज़ डेंजरस। तो ये जो रूल है जो कि मूवी में उनको दिख रहा है कि ये एक टाइप का पर्सनल रूल है कि इंडिविजुअल ही है जो अपने लेवल पे रूल करे जा रहा है, और विदाउट इंस्टीट्यूशन मतलब कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को, लाइक कि लेजिस्लेचर को या नॉन पॉलिटिकल मेंबर्स को, जुडिशरी को, किसी को ध्यान में नहीं रख रहा है और अपने काम को किए जा रहा है, अपनी चेंजेस को लाया जा रहा है, ठीक है। और तीसरी तरफ शंकर जो है वो कहते हैं ऑल दिस इज़ अ फैंटेसी, ये सब एक ख्वाब है यार, ये एक फैंटेसी है, मज़ा है बस, ठीक है। नो मिनिस्टर कैन डू एनीथिंग इन वन डे, कोई मिनिस्टर एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता है। व्हाट वुड बी योर रिएक्शन टू सच अ फिल्म। अब आप लोगों को अगर वो मूवी देखनी हो, अगर आप वो लोग मूवी देख रहे हो तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा कि एक इंसान एक दिन का चीफ मिनिस्टर बन जाता है और बहुत सारी चेंजेस ले आता है उस स्टेट के अंदर। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि लाइक वाइल इट मे लुक क्वाइट अपीलिंग इन अ मूवी, कि हाँ ये एक मूवी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख सकता है, या इससे उस मूवी की रेटिंग बढ़ सकती हैं या उसको देखने के लिए लोग ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं, बट द रियल लाइफ इज़ स्ट्राइकिंगली डिफरेंट। बट जो रियल लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है इस सिनेरियो से, क्योंकि गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट टेकिंग एवरीवन अलॉन्ग विद यू। तो जो गवर्नेंस है हमारी डेमोक्रेसी में वो क्या करती है, वो हर इंसान को साथ में मिलजुल कर डेवलपमेंट की ओर ले जाने का काम करती हैं। मोर ओवर इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक डिसीजन ऑन द whims ऑफ एन इंडिविजुअल। तो मतलब कि हमारी जो इंडिया कंट्री है वो इतनी लार्ज है, इतनी डाइवर्स है कि यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना इतना पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एक इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिसीजन ले सके। ओके, देन अब बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डिसीजन नीड्स टू कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड अ मिनिस्टर इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम।
तो जो भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में किया जाता है। बाकी जो भी लेजिस्लेचर हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं उन सबको मद्देनज़र रखते हुए उनकी भी राय लेकर ये सारा का सारा प्रोसेस किया जाता है। और जो एक मिनिस्टर होता है वो बस एक इस सिस्टम का पार्ट है, वो एक बस इस गवर्नमेंट का पार्ट है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, अ टीचर वॉज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर अ मॉक पार्लियामेंट। एक टीचर है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट को बता सकें कि पार्लियामेंट कैसी है। ओके, देन वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं। शी कॉल्ड 2 स्टूडेंट्स टू एक्ट एज लीडर ऑफ 2 पॉलिटिकल पार्टीज़। वो 2 स्टूडेंट्स को बोलती हैं कि आप लोगों को लीडर बनना है 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का। ओके, तो वो अपनी क्लास में टीचर जो है वो एक काम कर रही हैं कि लाइक वो एक पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, जैसे एक पार्लियामेंट जैसे चलती है वैसे करके रिप्रेजेंट कर रही हैं या एक प्ले एग्जीक्यूट कर रही हैं। तो शी गेव देम एन ऑप्शन, ईच वन शुड चूज टू हैव अ मेजॉरिटी ईदर इन द मॉक लोकसभा और इन द मॉक राज्यसभा। इफ दिस चॉइस वॉज गिवन टू यू, विच वन यू चूज एंड वाई। तो वो ऑप्शन देती हैं सबको कि आप लोगों को कोई एक चीज़ चुननी है, या फिर मेजॉरिटी चुननी है आपको लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। अब आप लोग क्या चूज़ करोगे इसमें? तो इसका आंसर है आई वुड चूज़ टू हैव अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। क्यों? क्योंकि द लीडर ऑफ द लोकसभा इज़ डायरेक्टली आंसरेबल टू द पब्लिक एंड हेंस इट कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग फॉर देम। क्योंकि जो मेजॉरिटी लोकसभा के हैं वो सारे के सारे मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, वो पब्लिक द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं। और वही मेंबर जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सब आंसरेबल होते हैं पीपल्स को, लोगों को, उनकी डेवलपमेंट को, उनकी प्रॉब्लम्स को। और ये काफ़ी ही ज़्यादा चैलेंजिंग वाला काम है। ओके, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमको कहता है कि आफ्टर रीडिंग द एग्जाम्पल ऑफ द रिजर्वेशन ऑर्डर। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमको एक रिजर्वेशन ऑर्डर लाइक कि एक फॉर्म था ऑफिस मेमोरेंडम टाइप का, ठीक है, वो हमको स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर को। तो 3 स्टूडेंट्स हैड डिफरेंट रिएक्शंस अबाउट द रोल ऑफ द जुडिशरी। तो 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उनका कुछ डिफरेंट ही रिएक्शन होता है कि जुडिशरी के रोल पे। ओके, विच व्यू अकॉर्डिंग टू यू इज़ अ करेक्ट रीडिंग फॉर द रोल ऑफ जुडिशरी। आप लोगों को कौन सा रोल जो है जुडिशरी का सही लगता है? सबसे पहले श्रीनिवास जो है वो करता है कि लाइक वो आर्ग्यू करता है दैट सिंस द सुप्रीम कोर्ट एग्रीड विद द गवर्नमेंट इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नमेंट के साथ एग्री करता है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जो श्रीनिवास की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, उसका रिएक्शन ही अलग है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है किसी भी जुडिशरी के बारे में। ओके, देन हम बात करेंगे अंझैया की। अंझैया जो हैं वो कहती हैं कि जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कुड हैव गिवन अ वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर। द सुप्रीम कोर्ट डिड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट। तो ये आंसर जो है वो करेक्ट है बिकॉज जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे आंसर सी लिखा है बट ये आंसर बी है। ओके, द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कुड हैव गिवन अ वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर। जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर बना होगा उसके खिलाफ या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे सकती है, उसके खिलाफ कोई भी जस्टिस प्रोवाइड कर सकती है या उसको खारिज कर सकती है। ओके, द सुप्रीम कोर्ट डिड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया था उस ऑफिस मेमोरेंडम के केस में कि लाइक उसको फिर से मॉडिफाई करने की एक बात कही थी। ओके, तो इसी के साथ क्लास 9th का ये चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद।